Hello everyone, this is your part third of chapter इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो अभी तक आपको हमने बताया है वो डेफिनेशन बताई है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या क्या इसका स्कोप है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसमें आपको फैक्टर पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको हमने डिफरेंस बताया था माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंसेस है और उसके इंटरडिपेंडेंस क्या है। अब आप जानोगे कि जब तक हम लोग 1929 यानी इसको जो हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के ईयर डिवाइड ईयर बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन ईयर बोलते हैं, उसमें आपको समझना ये है कि इसके पहले हम लोग एक मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक रूप में ही जाना करते थे, जिसको हम लोग थोड़ा सा क्लासिकल स्कूल के रूप में जानते हैं। अब आप लोग परेशान होंगे कि ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट लिखा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है। तो हम आपको बता दें कि देयर आर 2 थॉट्स, यानी यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को 2 तरीके से सोचा जा रहा था। क्या था? पहला जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल स्कूल, दूसरा था कार्टेशियन स्कूल। यानी 2 तरह के विचारधारा, यानी 2 टाइप्स की थॉट्स के लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से क्लासिकल स्कूल में है बहुत सारे जैसे इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि एडम स्मिथ हैं, जेम्स मिल हैं, पिगू हैं, माल्थस हैं, रिकार्डो हैं। ये लोग एडवोकेट करते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी बड़े जो इकोनॉमी होती है उसको ये लोग फ्री इकोनॉमी के रूप में देखते थे। यानी इनका जो कहना हुआ करता था, ये लोग सिर्फ एक ही बात पे रहते थे कि भाई देखिए जो इकोनॉमी होती है वो ये लोग कहते थे कि हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब इनके अकॉर्डिंग जो एडी होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एएस के। अब आप परेशान होगा कि एडी क्या है और एएस क्या है। तो एडी और एएस आप समझना चाहो तो एक सिंपल सी बात से समझो कि एडी का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड और एएस का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई। जो कि इनका कहना ये है कि भैया जो इकोनॉमी है उसमें उतनी ही सप्लाई होती है जितनी की लोगों की डिमांड होती है। इनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि इस जो एडी होता है वो एएस के इक्वल हमेशा पाया जाता है। इन सभी लोगों का कहना था। तो चलिए भाई हम मान लेते हैं, अब हमें क्या पता कि क्या होता है, लेकिन आपको इनकी विचारधारा के अनुसार लोग चलते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1929 के समय पे एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया। वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन यानी विश्व में चारों तरफ एक डिप्रेशन का माहौल बना। उस टाइम पे आपको हम बता दें कि बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो घटता जा रहा था और वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन छाया हुआ था, ठीक है। जिसके कारण हम देख रहे थे कि भैया जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो रही थी। जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं ना, तो आप इसका एक समझिए सिंपल सी भाषा में कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस को देख करके मोटिवेट होकर के इन्वेस्टमेंट किया करते हैं। जब प्राइस कम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे। जब प्राइसेस डाउन हो रही हैं तो इन्वेस्टमेंट भी डाउन होगा, और जब इन्वेस्टमेंट डाउन होने का मतलब है कि प्रोडक्शन कम होना, और प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि कुछ जो लोग काम कर रहे हैं अब उनको भी ये काम नहीं मिलेगा ना। जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर कौन अपनी फैक्ट्री में फ्री में पैसा देना चाहेगा। तो निश्चित तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम छूटेगा और यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो निकलने लगेगी। तो ये एक समस्या होती है जिसको हम डिप्रेशन का समय बोलते हैं, इसी को हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो भाई इनका कहना था कि इकोनॉमी जो है उसमें कुछ भी सही नहीं किया जा सकता अगर वो इनके अकॉर्डिंग, अगर इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमी है वो अपने अकॉर्डिंग चलती है, मार्केट की फोर्सेस से चलती है। जो मार्केट की डिमांड होती है, जो सप्लाई होती है, उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई उसको सही नहीं कर सकता। तो इसमें कहा था कि इसमें गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आप जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 ही एक्टिविटीज़ आप पाई जाती हैं। अभी इसको आप सेकेंड चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंजप्शन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, हम जानते हैं कि जो इस इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में जो लोगों के द्वारा एक्टिविटीज़ करी जाती हैं वो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। या तो लोग प्रोडक्शन करते होंगे, या कंजप्शन करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका मतलब कहना था, इन सभी इकोनॉमिस्ट का कहना था कि इसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन हो, वो चाहे कंजप्शन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। ये लोग कहते थे
कि भाई जो प्रोड्यूसर है वो है अपने प्रॉफिट को देख करके ही इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है, और जो कंज्यूमर होता है वो अपने प्रेफरेंस को देखकर ही कंज्यूम करता है। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, इन लोगों का कुछ ऐसा मत था। लेकिन हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि जब ये 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया, इस समय यूएसए जैसी कंट्रियों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बढ़ करके 3% से लगभग 3% से अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब अगर 100 लोगों में देखा जाए तो 3 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोजगार, जिनको काम नहीं मिल रहा। तो ये बढ़ करके 100 लोगों से ये 25% तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी समस्या थी। बताइए, अमेरिका जैसी कंट्रियों की ये हालत हो गई थी 1929 के पास में। तो उस समय क्या हुआ, एक काइनेशियन नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे, या कीन्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी एक थ्योरी आई, और इनको हम बोलते हैं द स्कूल ऑफ थॉट इज एडवोकेटेड बाय द लॉर्ड कीन्स। लॉर्ड का मतलब इनको नाम दिया गया लॉर्ड। कब समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस समय की सिचुएशन के लिए। इन्होंने कहा था कि भाई आप लोग सारे गलत हो। आपने कहा गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट मस्ट टू बी इंटरफेयर। गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको कंट्रोल कर सकती है, और जो भी हमारा कंजप्शन प्रोडक्शन को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं उसको सही किया जा सकता है। कैसे सही किया जा सकता है? इन्होंने कहा था गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन। इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करे। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो निश्चित तौर पे इसको सही किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से क्या होने वाला है, आप इसको भी समझ लीजिए जरा। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, हम जानते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो कहीं ना कहीं उसमें खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। अब उसने एक्सपेंडिचर कर दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम जानते हैं कि जब सरकार एक्सपेंडिचर करती है तो वह एक्सपेंडिचर किसी ना किसी व्यक्ति की क्या बन के जाता है, इनकम बन के जाता है। जैसे सरकार ने एक रोड बनवा दिया, रोड में कई लाखों लोग उनसे इनकम पा रहे होंगे। अब लाखों लोगों के पास उस एक पैसा आया, अब लोग जैसे लोगों के पास पैसा आता है तो लोग वहाँ से डिमांड करते हैं। जैसे ही डिमांड करें यानी कंजप्शन करेंगे तो डिमांड होगा। अब डिमांड करेंगे तो फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस वाली जो यूनिट हैं उनको मालूम चलेगी कि भाई इस चीज़ की डिमांड बढ़ी है, जल्दी से प्रोडक्शन शुरू कर दो। और जैसे ही प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको मालूम है कि भाई लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ना प्रोडक्शन करने में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने लगता है। तो यहाँ पे एक जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स था, यह जो माना जाता था, जो क्लासिकल स्कूल थी, इनकी जो थ्योरी थी वो 1929 से लेकर के 30 तक या इसके पहले ही मानी गई। और 1929 के बाद जो है तो कीन्स की थ्योरी में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को चलाते हैं। अच्छा, इसी को देख करके कीन्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसको मालूम हो कि द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस बुक का नाम था, आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ मनी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार से उस बुक का नाम था, जो कि 1936 में लगभग पब्लिश हुई थी। आप इसको भी आप नोट्स कर सकते हो इसमें। इस बुक को 1936 में पब्लिश करी गई थी। तो फिर आप लोग इस चीज़ को समझिएगा ज़रा, और हम जो है इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और इससे बहुत ही मज़ेदार जो कॉन्सेप्ट जो है आपको मिलने वाले हैं। तो यार आज तो 3rd वीडियो थी मेरी, तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा आपके भी हम एडवाइस चाहेंगे कि आप लोग किस टॉपिक पे इस समय जो है तो आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा काफ़ी लेट हो गया था मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि सही है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट थोड़ा सा कर दीजिए करिए। और यार प्लीज़ 2-4 सब्सक्राइबर भी अपने, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो लगभग आपकी पूरी टर्म 2 की सीरीज आने वाली है। मैं 100% कोशिश करूँगा, लेकिन आप भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप किस जगह पे अभी सिचुएटेड हैं, यानी आप किस जगह पे अभी चल रहे हैं करेंटली। मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँ, और देखते रहिए। तो इसके साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, और नोट्स बनाने के लिए जब भी कोई समस्या आती है तो मेरे से आप कमेंट पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यह एक बहुत ही टू स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन आप पूछ सकता है आपसे कि डिस्क्राइब द मैक्रो इन द 2 वे। आप 2 प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिसाइड कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें आपको ये भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी कि AD इक्वल AS क्या होता है, यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। हम आपको शॉर्ट से इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि जब ये आपस में इक्वल होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, तो आप इसको फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बोलते हो। और जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसको आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन यानी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बोलते हो। यानी यहाँ पे क्या है कि जो हमारी सप्लाई है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा डिमांड है, तो कहीं ना कहीं इसको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बोलते हैं। और जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों सिचुएशन को क्या होता है, इसमें आप कैसे डिटेल में अभी बहुत सारे जो आपका 7 चैप्टर है लगभग, उसमें आप स्टडी करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।